तो आप लोगों का मेरे चैनल निहाल क्लासेस में स्वागत है और मेरा नाम है निहाल विश्वकर्मा। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 2025 हिंदी 801 BAB यानी जो हमारा प्री बोर्ड पेपर हो रहा है कक्षा 10 का, मैं इसलिए पहले वीडियो नहीं लेकर आया ताकि आप लोगों को अपने को स्वयं को जांचना था कि मैं कितने पानी में हूँ। वरना मैं ला देता तो आप लोग यही देखकर चले जाते और बोर्ड एग्ज़ाम में पूरा छाप के चले आते, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं बाद में इसलिए ला रहा हूँ ताकि आप लोग स्वयं से देखें कि मेरा कितना सही है कितना गलत है। मैं इस निष्कर्ष के लिए पेपर को लाया हूँ, न कि मैं आपको प्री बोर्ड में छपवाने के लिए लाया हूँ। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि आपको लगे कि हाँ मेरा इतना सही है और मैंने स्वयं से किया है। आप किसी भी यूट्यूब चैनल से देखकर जाते हैं तो उसमें आपका फ़ायदा नहीं बल्कि आपका ही, आप स्वयं को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि आपने इतनी साल तक पढ़ाई की है। क्योंकि स्वयं से आप हल करें। आप दूसरों का देखकर जाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। इसलिए कृपया किसी YouTube चैनल का वीडियो को मत देखें और स्वयं से पेपर को हल करें, उसके बाद आकर मिलाएं कि देखिए मेरा कितना सही है, न कि पहले ही देखकर जाइए। चलिए हम लोग बिना किसी देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। जो 801 BAB हमारा हिंदी का पेपर है 2025 का प्री बोर्ड का, उसमें क्या है कि खंड अ है। इसमें दो खंड देखने को मिलते हैं, खंड अ तथा खंड ब। खंड अ में आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। कितने? 20 बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसमें से जो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न आगे है कि दुलाई वाली कहानी के रचनाकार कौन है। यानी दुलाई वाली एक कहानी है जिसकी विधा कहानी है और इसके रचयिता कौन है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बंग महिला, जिसे राजेंद्र वाला घोष के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम तीसरा प्रश्न है कि आलोचकों ने गद्य की कसौटी किसे कहा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा निबंध को। अब हम लोग चौथे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है कि स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र के रचनाकार कौन है। यहाँ से हमें दो देखने को प्रश्न मिले। एक प्रश्न तो यह है कि स्मृति की रेखाएं किस विधा की रचना है, तो वह रेखा चित्र। अब इसके रचनाकार कौन है इसकी बात करें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा महादेवी वर्मा। अब हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है कि हिंदी गद्य साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा कितनी मानी जाती है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो 1918 से 1938 तक। कहीं कहीं आपको 1919 से 1936 तक भी देखने को मिल जाएगा। यह याद रखिएगा कि दोनों में से केवल आपको एक ही जैसे कि ऑप्शन देखने को मिलेंगे, दोनों साथ में नहीं आ सकते, या तो वही आएगा या तो यही होगा, तो दोनों में से कोई एक सही हो जाएगा। अब हमारा छठवां प्रश्न है कि शिवराज भूषण के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि भूषण यहाँ पर भी लगा हुआ है, इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए वाला। छठवां का ए प्रश्न सही हो जाएगा। अब हम लोगों का सातवां है कि भारतेंदु युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन भारतेंदु युग के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो इसका जो उत्तर है यह प्रश्न में ही छिपा है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न 7 का सी ऑप्शन सही है। अब 8वां प्रश्न है कि दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था, तो दूसरा सप्तक जो है 1951 में प्रकाशित हुआ था और इसके प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है, अज्ञेय हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के नाम से जाना जाता है जिन्हें। फिर 9वां प्रश्न है कि लोकायतन के रचनाकार कौन है। लोकायतन के रचनाकार कौन है, तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सुमित्रा नंदन पंत। अब हमारा 10वां प्रश्न है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो कि महादेवी वर्मा की नहीं है बल्कि किसी अन्य की है, अन्य कवि या लेखक की है, तो इसमें जो रश्मि है यह महादेवी वर्मा की रचना है, निहार भी महादेवी वर्मा की रचना है, नीरजा भी महादेवी वर्मा की रचना है। आपको लड़कियों का जितना नाम देखने को मिल जाएगा वे सब महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा
वर्मा भी एक प्रकार की लड़की ही थी और इन्होंने लड़कियों के नाम से बहुत सारी रचनाएं की हैं। तो आपको ट्रिक से याद रखिएगा कि आपको जितनी भी लड़की नाम से रचना देखने को मिलेगी वे सब रचनाएं महादेवी वर्मा की ही होंगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि उर्वशी इनकी नहीं है बल्कि रामधारी सिंह दिनकर की है। अब हम लोग 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1 से 10 तक का जो प्रश्न होगा वो हिंदी साहित्य इतिहास के गद्य पद्य से होगा। अब 11वां जो प्रश्न होगा वो हमारे व्याकरण से होगा। यहाँ पर 11वां प्रश्न है कि निर्वेद किस रस का अस्थाई भाव है। चूँकि हम लोगों को कक्षा 10 के सिलेबसानुसार केवल 2 रस पढ़ना है, करुण रस और हास्य रस, लेकिन इस बार प्री बोर्ड में आपको निर्वेद किस रस का अस्थाई भाव है यह प्रश्न भी आपको देखने को मिल गया। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 11वें प्रश्न का ऑप्शन सी, यह शांत रस का क्या है, अस्थाई भाव है। फिर हम लोग 12वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है कि रोला छंद में चरण कितने होते हैं। आपको जितने भी छंद देखने को मिले जैसे चौपाई, सोरठा, रोला, दोहा, जितने भी आपको छंद देखने को मिले उसमें केवल 4 चरण होती हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर 13वां प्रश्न है कि चरण कमल बंधव हरिराई पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ये तो आप अपने कक्षा 10 के सिलेबस में पद्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक में पढ़ा भी होगा आपने। पहला यहीं से शुरू होता है, चरण कमल बंधव हरिराई। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन डी 13 प्रश्न का सही हो जाएगा। अब हम लोग 14वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है कि माता पिता में प्रयुक्त समास कौन सा है। तो माता और पिता के बीच में आप लोग देख रहे हैं कि कारक का लोप पाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। और मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ इसे पहचानने का, जब भी आपको विलोम शब्द दिख जाए तो वहाँ पर भी द्वंद्व समास होगा। फिर हम लोग 15वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न हमारा है कि चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा है। निम्न में ऐसा कौन सा शब्द है जो चंद्रमा का पर्यायवाची है। फिर हम लोग देखेंगे जो सलील है यह तो जल का पर्यायवाची है। फिर अमीय जो है यह अमृत का पर्यायवाची है। सरोवर तालाब का पर्यायवाची है। लेकिन जो ऑप्शन सी राकेश जो है यह चंद्रमा का पर्यायवाची है, इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 15वें का सी हो जाएगा। फिर हमारा 16वां प्रश्न है सहोदर में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। दोस्तों आपको एक न एक प्रश्न जरूर आपको उपसर्ग या फिर तद्भव तत्सम शब्द से देखने को मिलेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 16वें प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी सह। अब हम 17वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है कि युष्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप होगा। तो त्वम युवाम युवम, देख रहे हैं कि त्वम यहाँ पर एक वचन है, इसलिए त्वम यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 17वें का बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर 18वां है कि विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। आपको कहीं पर भी देखने को मिल जाए विकारी या विकारी शब्द तो दोनों 4 प्रकार के होते हैं। मैं आपको मौखिक बता भी देता हूँ। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, जबकि हमारा अविकारी शब्द भी 4 प्रकार का होता है, जिसे हम लोग प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और एक कहते हैं एडवर्ब। ये सब जो इंग्लिश में है ये सब हम लोग उन्हें अभिकारी शब्द कहते हैं। फिर 19 का यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 18वें का 4। फिर 19 का पहला देखिए प्रश्न क्या है कि कर्मवाच्य में प्रधानता किसकी होती है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, यानी 19 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर हम लोग 20वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और हमारा 20वां प्रश्न क्या कह रहा है कि शब्दों का सार्थक समूह जब अपनी पूर्णता और व्यवस्थित पदक्रम को प्राप्त करता है तो क्या कहलाता है, वह वाक्य कहलाता है। यानी 20वें प्रश्न का ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग खंड ब पर बढ़ते हैं, वर्णनात्मक प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपको देखिए पढ़िए, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी ये 2 आपको गद्यांश दिए हुए हैं, लेकिन इनमें से आपको क्या करना है कि केवल एक ही गद्यांश को करना है। जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ कि जो ख वाला है ये काफ़ी ज़्यादा आसान भी है, क्योंकि यह ममता नामक पाठ से लिया गया है।
जिसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर एक प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी जहाँ तक रेखांकित किया गया है, जिन जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन किया गया है वही वही शब्द का आपको केवल क्या करना है? व्याख्या करना है। फिर ऑप्शन तीसरा है कि अकबर ने किसकी स्मृति में मंदिर बनवाया? तो अकबर ने किसकी स्मृति में मंदिर बनवाया? अपने पिता हुमायूं की स्मृति में बनवाया था, क्योंकि ममता की झोपड़ी में एक दिन के लिए वहाँ पर ठहरे थे और ममता से वादा करके गए थे कि मैं इस झोपड़ी को महल बनवाऊंगा, लेकिन आज तक वो नहीं दिखे थे और ममता पूरे जीवन भर भयभीत रहती रही, क्योंकि उसका जो बहुत सारी यादें थी ना उस झोपड़ी से जुड़ी हुई थी और वह उस झोपड़ी को नहीं त्यागना यानी नहीं छोड़ना चाहती थी। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन उनके जैसे कि उसका बेटा अकबर आया और वह उनसे कहा कि मेरे पिता ने यहाँ पर मंदिर बनवाने के लिए कहा है, तो वह वहाँ पर बनवाता है, परंतु ममता का वहाँ पर कोई भी जैसे कि नामो निशान तक नहीं होता है। केवल उनके पिता हुमायूं की ही निशान यानी वहाँ पर पहचान होता है कि यहाँ पर एक दिन हुमायूं ने निवास किया था, ठहरे थे। फिर हमारा जो 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। यहाँ पर जो क है ये काफ़ी ज़्यादा आसान है, क्योंकि यह हमारा वनपथ पर जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है, काफ़ी ज़्यादा आसान है। चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ। पुरते निकसी रघुवीर वधु ढर में डग में दगद्वय, जल की भरी भाल कनी जल की पूट सुखी गए मधुरा धरवे। यहाँ पर आपको इसका व्याख्या जैसे कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि रेखांकित अंश की व्याख्या पहले आपको संदर्भ लिखना है, फिर इसके बाद व्याख्या हेडिंग डालकर लिखना है कि जब अयोध्यापुरी से निकलकर श्री रामचंद्र जी की पत्नी अर्थात माता सीता जब वन मार्ग पर मन में धैर्य को धारण किए हुए जब दो पैर रखती हैं तो उनके मस्तिष्क पर जल की बूंदें दिखाई देने लगती हैं और उनके कोमल तथा मधुरा रूपी जो ओठ होते हैं वो सूख जाते हैं। फिर आपको आगे देना है कि तिय की लखी आतुरता शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यह माता सीता के लिए प्रयुक्त हुआ है। इनमें से आपको एक करना है, जो भी आपकी इच्छा हो आप दोनों में से एक कर सकते हैं। फिर हम लोग प्रश्न आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी प्रश्न 23 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो प्रश्न 23 है, देखिए क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना है। तो पहले आप देख लीजिए कि इनमें से आपके लिए बेटर कौन है, यानी आसान आपके लिए कौन है। तो आप दोनों में से एक कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि आप पहला वाला कर लीजिए, यह नगरी जो कि वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है यानी लिया गया। अब हम लोग 24 प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि आपको यहाँ पर किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, यानी पहले आप संदर्भ लिखेंगे फिर अनुवाद लिखेंगे। अनुवाद में आपको दोनों में से एक करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूँ कि सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी कल्याण देखे, कोई दुख का भागी न हो। फिर हम लोग 25वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का आपको क्या करना है? उत्तर देना है। जैसे कि यहाँ पर आपके जिले के अनुसार आपके यहाँ पर खंड काव्य दिए गए हैं, जैसे कि आपके ज़िले में कौन सा पढ़ाया गया है वही आपको खोज कर करना है। जैसे कि मैं आजमगढ़ ज़िले से हूँ तो मैं यहाँ पर खोजूंगा अग्रपूजा खंड काव्य कहाँ पर है, तो अग्रपूजा खंड काव्य मुझे मिल भी गया। अब यहाँ पर 2 प्रश्न दिए हुए हैं, अब मुझे दोनों में से केवल एक ही प्रश्न करना है, न कि दोनों करना है। इससे आपका टाइम वेस्ट जाएगा, इसलिए आपको केवल एक ही करना है, दोनों में से एक। अब मैं 26 प्रश्न की ओर आगे बढ़ता हूँ। 26 प्रश्न का क है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करिए। तो इनमें यानी जो 3 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, रामधारी सिंह दिनकर, तो तीनों में से आपको एक करना है। तो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर का कर लीजिएगा, क्योंकि ये बेटर है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, बोर्ड एग्जाम में भी आने के इसके चांस बन रहे हैं। फिर हमारा ख है कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करिए। तो इनमें से तीनों में से आपको किन्हीं एक का करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर सूरदास का लगा दे रहा हूँ, सूरदास भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा देखते ही देखते 27वां प्रश्न आ जाता है। 27वां प्रश्न क्या कहता है कि अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। यानी आपको कोई एक ऐसा
श्लोक लिखना है जो कि यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर इन दोनों में न हो, यानी इन दोनों से हटकर कोई आपको तीसरा श्लोक लिखना है जो कि इन दोनों से मिलता जुलता न हो। इसके कहने का मतलब यही है। तो बंधन मरणम वापी जयो वापी पराजय उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता, यही आप लिख देंगे तो भी बेटर रहेगा। फिर हम लोग 28वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न क्या कहता है कि अपने मोहल्ले में नलियों की सफाई कराने हेतु नगरपालिका के चेयरमैन को पत्र लिखिए। तो और अथवा करके दिया है कि अपने विद्यालय से टीसी लेने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, यानी दोनों में से आपको केवल एक करना है। इन दोनों में से आप एक कर देंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। फिर हमारा 29वां प्रश्न है कि किन्हीं निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आप संस्कृत में दीजिए। तो चंद्रशेखर का आसीत, चंद्रशेखर एक भारत वीर आसीत या फिर देशभक्त आसीत। फिर हमारा दूसरा है कि कीर्ति केन वर्धते, कीर्ति दानेन वर्धते, यहाँ पर आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। 29 से 4 प्रश्न आपको दिए कि नहीं, इनमें से आपको 2 का करना है। 30वें का निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यानी यहाँ पर 5 आपको ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से आप किसी एक को चॉइस करके कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर विज्ञान वरदान या अभिशाप को ज़्यादा जैसे कि महत्व दूंगा, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है और आप जो भी आसपास की चीज़ें देखते हैं विज्ञान पर ही आधारित है, इसलिए इस पर लिखना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा और आप अपने से बनाकर भी लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और आप हमारी चैनल नेहा क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अंत में एक कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।